क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए यहाँ आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया है जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। इसके बाद डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन बिल्स पेबल, सेल ऑफ फिक्स एसेट और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है। देखिए यहाँ पर हमें एक तो ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है और जो इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज दिया है वहां से हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है और रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको बस हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड 2-3 चीजें दी हैं। पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, और आपको जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स या डिविडेंड की या किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस या लॉस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसके बाद अब हमें इसमें प्लस करना होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस, और माइनस करना होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के गेन्स। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये ही बन गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस को हमें प्लस माइनस करना है। तो आप देखिए आपको दो चीज़ों में चेंज होने वाली इंफॉर्मेशन दी है जो कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है। डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो गई है 80,000 रुपये से, और देखिए इन्वेंट्रीज करंट एसेट है, करंट एसेट डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। और इंक्रीज इन बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपकी करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो प्लस करेंगे। तो 80,000 और 1,20,000 ये दोनों प्लस होंगे। देखिए इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ है 80,000 रुपये से और बिल्स पेबल इंक्रीज हुआ है 1,20,000 रुपये से, तो दोनों प्लस होंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2,20,000 रुपये। ये आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देखिए ये पहला हमारी एक्टिविटी का आंसर आ गया है। अब हमें दूसरी एक्टिविटी की बात करनी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जो हमारा नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है उसे हम प्लस माइनस करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर केवल एक ही दिया है, सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेची गई है 3 लाख रुपए की, तो ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है, फिक्स एसेट सोल्ड। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कोई भी इनफ्लो आउटफ्लो नहीं दिया है, तो यही हमारा आंसर हो गया और प्लस में आ रहा है, तो ये होगा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारी बी वाली एक्टिविटी हो गई। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसमें जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसे प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही दिया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। 5 लाख रुपए के लोन का रीपेमेंट किया है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो है। तो ये हम 5 लाख रुपए माइनस में दिखाएंगे। ये हमारा सी वाला आंसर आ गया, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है। अब हमें क्या करना है इसके बाद, देखिए तीनों एक्टिविटीज के आंसर आ चुके हैं। अब हमें तीनों को प्लस करना है और नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालना है। इसके लिए हमें ए, बी और सी तीनों को जोड़ना है। देखिए कैसे होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 2,20,000 प्लस में आंसर है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 3 लाख प्लस है, और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें 5 लाख माइनस है। 2,20,000 प्लस 3 लाख और फाइनेंसिंग का 5 लाख माइनस में है। तो आप देखिए नेट आंसर आ रहा है 20,000 प्लस का। इसका मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए अगर ये माइनस में आता तो हम लिखते नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो नेट इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद आप इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड कर दीजिए। इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक दिया है 1,50,000
देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हमारा आंसर आ गया 1,70,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होना चाहिए। और आपको देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 1,70,000, वही हमारा आंसर आया है। तो इससे आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपने पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बनाया है। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ यंग इंडिया लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट दी है यहाँ पर आपको। देखिए आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी है, तो उससे रिलेटेड देखिए सबसे पहले हमें चाहिए होता प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही एलिमेंट है सरप्लस, मतलब बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। इसका ओपनिंग बैलेंस है 82,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,83,000। इसका मतलब जो चेंज हो रहा है 1,01,000 रुपये का, वो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है। इसके अलावा हमें इस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना होता है। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ें प्लस करनी होती हैं और ये चीज़ें माइनस करनी होती हैं। आपको इस क्वेश्चन में इनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसका मतलब जो ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट है, ये ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है। इसके बाद आपको नॉन करंट लायबिलिटी में दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 15% डिवेंचर, ये हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ध्यान रखना होगा इसका। और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंसिडर करना होता है। इसके बाद नॉन करंट एसेट दिया है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में काम आएगा। और जो करंट एसेट दी हैं इसमें जो चेंज होगा वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी है। अब ये विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए इसका क्लोजिंग बैलेंस है 1,83,000 और ओपनिंग बैलेंस है 82,000। तो ये हो गया हमारा 1,01,000 रुपये। देखिए इसमें हमें प्लस करना होता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस। तो आप देखिए सबसे पहला होता है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कहाँ दिखाई देता है, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजेबल एसेट पे। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 1,17,000, क्लोजिंग बैलेंस है 2,74,000। मतलब इंक्रीज हो रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट इंक्रीज हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि परचेज किया है। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो हम मान सकते थे कि डेप्रिसिएशन लगा है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं है डेप की इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ से हमें डेप पता नहीं चल सकता। इसके बाद हम प्लस करते हैं यहाँ पे अमोर्टाइजेशन। कोई भी इंटेंजिबल एसेट नहीं दी है तो अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम इसमें प्लस करते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। और आप देखिए यहाँ पर आपको 15% डिवेंचर्स दिया हुआ है, जिसका ओपनिंग बैलेंस 50,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 80,000 है, तो इंटरेस्ट जरूर दिया गया होगा। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, क्लोजिंग 80,000, इसका मतलब करंट ईयर में 30,000 रुपये के डिवेंचर इशू किए हैं। और आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि ये डिवेंचर कब इशू किए हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो फर्दर डिवेंचर करंट ईयर में इशू हुए हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर इशू हुए हैं, तो उन पर हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। हम केवल ओपनिंग जो बैलेंस है 50,000 के डिवेंचर हैं, इन्हीं पर इंटरेस्ट देंगे। जो 30,000 के और डिवेंचर इशू हुए हैं वो ईयर के एंड में इशू हुए हैं, इसलिए उन पर इस साल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, अगले साल दिया जाएगा। तो हम केवल इंटरेस्ट देंगे 50,000 पर 15% की रेट से 7,500। ये एक फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस है जो कि P&L में डेबिटेड है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए हम इसे प्लस करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट कितने पे दिया गया होगा, 50,000 पे 15% की रेट से, जो कि P&L में डेबिटेड होगा। अब वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस है, इसलिए हम उसे वापस प्लस कर रहे हैं। इसके अलावा और भी क्या प्लस किया जाता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसा आपको कोई भी सेल की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। माइनस किया जाता है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम, जिसमें आपका रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम आता है। तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि हमें रेंट मिला है या इंटरेस्ट मिला है या डिविडेंड मिला है। तो ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 1,08,500 रुपये। अब हमें इसमें प्लस माइनस करना होता है इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट इन करंट लायबिलिटीज। तो प्लस क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंज आ रहा है। तो पहले देखिए करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स 1,10,000 से 1,50,000 हो गए, मतलब 40,000 से ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुए हैं, प्लस करेंगे करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। अदर करंट लायबिलिटी 20,000 से 12,000 डिक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। इसके बाद देखिए करंट एसेट में
इन्वेंट्री 1,50,000 से 2,06,000 हो गई, 56,000 से इंक्रीज हुई है। करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं तो प्लस करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 40,000, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी 8,000, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है 56,000, ये माइनस होंगी। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 38,000। तो अब हमारा आंसर आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,22,500। तो देखिए ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्लस में आंसर आया, तो हमने लिखा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से होने वाले कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाना है, तो हम लिख देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें केवल नॉन करंट एसेट को देखना है। तो देखिए नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1,17,000 ओपनिंग बैलेंस था और 2,74,000 क्लोजिंग बैलेंस है। मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ गए। कैसे बढ़ गए? खरीदे होंगे। तो देखिए 1,57,000 के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किए हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 55,000 से 68,000 हो गए। इसका मतलब 13,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी खरीदे हैं। तो ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे। ये दोनों ही आउटफ्लो हैं, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट और दूसरा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट है 1,57,000 माइनस में, और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो है 13,000 माइनस। तो नेट हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है इस एक्टिविटी से 1,70,000। तो हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद हम करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें एक तो शेयर कैपिटल देखना है कि शेयर कैपिटल में क्या चेंज आ रहा है। तो शेयर कैपिटल देख लीजिए इंक्रीज हो रही है 50,000 से। इसका मतलब करंट ईयर में 50,000 के शेयर इशू किए हैं। और जो डिबेंचर्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब 30,000 के डिबेंचर इशू किए हैं, ये भी इनफ्लो है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग दी नहीं है। तो हमारा बस यही दो चीजें हैं, एक तो शेयर इशू हुए हैं, तो ये हमारा कैश का इनफ्लो हो गया 50,000 का। डिबेंचर इशू हुए हैं 30,000 रुपए के, तो ये भी इनफ्लो है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड। डिविडेंड पेड की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो हमने कैलकुलेट किया था क्योंकि डिबेंचर के आगे परसेंटेज दे रखा था। तो हमने 7,500 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट किया था, जो कि आपने देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने यहाँ पर प्लस किया था, तो यहाँ पर फाइनेंसिंग में आके उसे माइनस किया है। तो ये आ जाएगा हमारा नेट आंसर 72,500 प्लस का। ये है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हमारी तीनों एक्टिविटी हो चुकी हैं। अब हम नेट आंसर निकालेंगे। तो देखिए नेट आंसर कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी करके। तो ए का आंसर है 1,22,500 प्लस, और जो बी है वो 1,70,000 माइनस है, और सी में 72,500 प्लस है। तो नेट हमारा 25,000 प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब देखिए इसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे क्वेश्चन से। देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 95,000। तो आप देखिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसका मतलब 25,000 से हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो रहा है। पहले 70 था, अब 95 हो गया है, 25,000 बढ़ रहा है, वही हमारा आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट। देखिए यहाँ बैलेंस शीट दी है। सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इस साल शेयर इशू किए गए हैं। ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। रिजर्व एंड सरप्लस का नोट टू अकाउंट में इंफॉर्मेशन दी है कि इसमें एक ही चीज है सरप्लस, जो कि इंक्रीज हो रहा है। इससे हमें करंट ईयर का प्रॉफिट पता चलेगा, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है। देखिए नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। करंट लायबिलिटीज दिया है। प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो इंक्रीज हो रहा है वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ट्रांजेक्शन है, उसे हम वहाँ पर प्लस माइनस जैसा भी होगा करेंगे। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, जो कि हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। इसके बाद
करंट एसेट्स में आपको करंट इन्वेस्टमेंट दिया है। देखिए जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इनमें जो चेंज हुआ है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस माइनस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये देखिए, ये जो इस साल प्रॉफिट हुआ है 1 लाख, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो डिविडेंड की इंफॉर्मेशन दी है, ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व है और ना ही प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। देखिए आपका सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख रुपए और ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, क्योंकि जो हम नोट बना के प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं उससे रिलेटेड कोई भी चीज आपको नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। अब हम इसमें क्या प्लस करते हैं? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी एक्सपेंस और लॉस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए हमें डेप्रिसिएशन कहाँ से दिखाई देता है? डेप्रिसिएशन या तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया होता, या फिर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देख रहे हैं, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ आप देख लीजिए ओपनिंग बैलेंस 5,60,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 8,50,000, ये तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब परचेज किया है। अगर डिक्रीज हो रहा होता तो हम डेप्रिसिएशन मानते। इसके अलावा जो एमोर्टाइजेशन है उसके लिए हमें इंटेंजिबल एसेट दी हुई होनी चाहिए, जो कि नहीं दी हुई है। इसके बाद आप देखिए जो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, यहाँ पर बोरोइंग तो दी हुई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लेकिन इसका परसेंटेज नहीं दिया इंटरेस्ट का, तो वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके बाद हम माइनस क्या करते हैं? माइनस करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की जो इनकम है, जैसे रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम, वो हमें नहीं दी गई है। तो हमारा यही जो 1 लाख है ये हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या करना होता है? अब हमें प्लस माइनस करना होता है जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में चेंजेस आ रहे हैं। देखिए प्लस क्या करते हैं? डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। माइनस क्या करते हैं? इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब हम क्वेश्चन में देखते जाएंगे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की क्या इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए करंट लायबिलिटी में एक ट्रेड पेबल है जो कि पहले था 48,000, अब हो गया है 40,000, मतलब डिक्रीज हो रहा है। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। इसके बाद देखिए करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट दिया, ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। इधर इन्वेंट्री 82,000 से 76,000 हो गई है, कम हो रही है। इन्वेंट्री करंट एसेट कम होती है तो प्लस करते हैं। और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रेड पेबल्स डिक्रीज हो रहे हैं उसे माइनस करेंगे। 8,000 से डिक्रीज हुए हैं। इसके बाद इन्वेंट्री 82,000 से 76,000 हो गया है, डिक्रीज हो रहा है। करंट एसेट डिक्रीज होती तो प्लस करते हैं 6,000 रुपये। इसके बाद जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 92,000 से 38,000 हो गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है। करंट एसेट डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं 54,000। तो देखिए प्लस है 60,000, माइनस है 8,000, तो हमारा नेट आंसर आ रहा है 1 लाख में ये चीज प्लस होगी और ये माइनस होगा, तो नेट आंसर आएगा 1,52,000, जो कि प्लस में आ रहा है। तो हम लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो देखिए ये तो हमारा अभी केवल एक ही एक्टिविटी हुई है। अब हम इसके बाद करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें केवल नॉन करंट एसेट में होने वाले मूवमेंट को देखना है। तो देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 5,60,000 से 8,50,000 हो गया है, इंक्रीज हो रहा है 2,90,000 से। इसका मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदे हैं, खरीदेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, माइनस करेंगे। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,60,000 से 2,32,000 हो गया, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, इसे भी माइनस करेंगे। तो पहला इंक्रीज इन प्रॉपर्टी प्लांट 1,90,000 से इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 1,90,000 का प्रॉपर्टी प्लांट परचेज किया है। और जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है वो 72,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब 72,000 का हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया है। ये आपका 2,90,000 है। तो हमारा नेट आंसर आ रहा है 3,62,000 माइनस का, इसका मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई।
अब हम तीसरी एक्टिविटी की बात करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम शेयर कैपिटल देखेंगे और बोरोइंग को देखेंगे। तो एक तो देखिए शेयर कैपिटल 6 लाख से 8 लाख हो गया, इसका मतलब 2 लाख के हमने शेयर्स इशू किए हैं। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 1,50,000 से 1 लाख हो गया, इसका मतलब 50,000 का हमने बोरोइंग का रीपेमेंट कर दिया है। तो बस यही 2 चीज़ें हैं, बाकी डिविडेंड पेड या इंटरेस्ट पेड की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एक तो शेयर इशू हुए हैं 2 लाख रुपए के, तो ये 2 लाख का इनफ्लो है। और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है उसका रीपेमेंट हुआ है, तो ये हमारा 50,000 रुपये का आउटफ्लो है, ये माइनस में रहेगा। और नेट हमारा आंसर आएगा 1,50,000 प्लस में, इसका मतलब कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए हमने तीनों एक्टिविटी के आंसर निकाल लिए हैं, अब हम फाइनल आंसर निकालेंगे। तो फाइनल आंसर कैसे आएगा, A प्लस B प्लस C करके। देखिए ए में मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आंसर आया है 1,52,000 प्लस का, और बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 3,62,000 माइनस, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1,50,000 प्लस। तो हमारा नेट आंसर आ रहा है माइनस का 60,000। माइनस का 60,000 मतलब हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो डिक्रीज हो गया है। तो लिखेंगे हम नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम देखेंगे कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया है उससे हम पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा आंसर सही है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप देखिए यहाँ पर कितना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक तो 70,000 दिया है और दूसरा करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है, एक तो 1,34,000 करंट इन्वेस्टमेंट और 70,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो टोटल हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस हो गया 2,04,000 रुपये। अब हम बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस की। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस आपका करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 94,000। तो 50,000 प्लस 94,000, तो ये हमारा हो गया 1,44,000। अब आप देखिए ओपनिंग बैलेंस 2,04,000 है, क्लोजिंग 1,44,000। इसका मतलब हमारा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 60,000 से डिक्रीज हुआ है, और यही हमारा आंसर आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। देखिए यहाँ से हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो विद एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। बैलेंस शीट ऑफ ब्राइट लिमिटेड दी है ऑन 31 मार्च 2022। देखिए यहाँ पर आपको पूरी बैलेंस शीट दी है और नोट टू अकाउंट्स भी दिया है। देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही एलिमेंट है सरप्लस, जो कि पहले 96,000 था और क्लोजिंग बैलेंस है 98,000। इसका मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट है 2,000 रुपये। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 2 चीज़ें हैं, एक है लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड और एक है लोन फ्रॉम बैंक। तो देखिए यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नील है, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। इसका मतलब करंट ईयर में 40,000 रुपये का लोन रेज किया गया है, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। और लोन फ्रॉम बैंक जो था वो कम हो गया है, इसका मतलब इसका रीपेमेंट किया गया है, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद करंट लायबिलिटी है। फिर नॉन करंट एसेट में आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिया है, जिसमें आपको यहाँ पर नोट टू अकाउंट में उसकी डिटेल दी है कि इसमें लैंड है 40,000 से 60,000 हो गई, इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब लैंड परचेज की है। बिल्डिंग भी इंक्रीज हो रही है, मतलब परचेज की है। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इसके बाद देखिए मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया है। तो जो नेट वैल्यू दी है मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेब्ट की, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम यहाँ जो कॉस्ट दी है उस पर हम अकाउंट बनाएंगे। तो 2,14,000 ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 2,44,000 है। इसका मतलब करंट ईयर में मशीनरी परचेज की गई है, और यहाँ जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो जो इंक्रीज हो रहा है वो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है। नीचे आप देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में केवल एक ही चीज दी है कि इंटरिम डिविडेंड दिया गया है 52,000। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इसके लिए हमें एक नोट बनाना पड़ेगा। देखिए नोट में क्या क्या आता है। सबसे पहले प्रॉफिट एज पर सरप्लस अकाउंट लिखते हैं, और आपने देखा था रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस 96 और क्लोजिंग बैलेंस 98,000 है। तो इससे हमारा करंट ईयर का जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आएगा 2,000 रुपये। अब हमें इसमें फाइनल डिविडेंड प्लस करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। इंटरिम डिविडेंड दिया गया है, तो इंटरिम डिविडेंड प्लस कर देंगे। तो 52,000 इंटरिम डिविडेंड प्लस कर दिया। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, रिफंड ऑफ टैक्स, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है। और प्रोविजन फॉर टैक्स आपका करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में होता है, तो करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं दिया है। तो यही हो गया हमारा
54,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसके बाद हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं और उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। वो हम निकाल चुके हैं 54,000। अब देखिए हम इसमें क्या प्लस करते हैं। हम इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जितने भी एक्सपेंस और लॉस होते हैं वो प्लस करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन प्लस करना होता है। तो देखिए डेप्रिसिएशन के लिए हमें यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब आपको क्वेश्चन में इस साल कोई मशीन को बेचने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से मशीनरी अकाउंट में कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांसफर तभी होता है जब कोई मशीन बेची जाती है। तो इस साल जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है वो करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की वजह से इंक्रीज हो रहा है। 54,000 से 72,000 हो गया। इसका मतलब करंट ईयर में 18,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगाया गया है। तो एक तो ये डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, हम इसे ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। इसके बाद एमोर्टाइजेशन आता है। आपको कोई भी इंटेंजिबल एसेट नहीं दी है तो हम एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो यहाँ पर देखिए बोरोइंग तो दी गई है, लेकिन इस बोरोइंग पर कितना इंटरेस्ट दिया गया है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसके आगे परसेंटेज नहीं दिया गया है। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। किसी भी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट की सेल करने की इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं दी हुई है, तो केवल यही डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो कि प्लस होना है। तो हम डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे 18,000। अब इसके बाद देखिए माइनस करते हैं हम वो इनकम जो कि नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है, जैसे डिविडेंड इनकम, जो डिविडेंड रिसीव होता है, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो ये हमारा अब आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 72,000 आ गया। अब हम इसमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करते हैं। तो प्लस क्या करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग। माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो अब हम देखेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए जो ट्रेड पेबल्स हैं वो 72,000 से 82,000 हो गए, मतलब 10,000 से इंक्रीज हुआ है करंट लायबिलिटी, प्लस करेंगे। इसके बाद इन्वेंट्रीज 50 से 44 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, प्लस करेंगे। और जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 70 से 76,800 मतलब इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ट्रेड पेबल्स है जो कि इंक्रीज हो रहा है, ये प्लस करेंगे। इसके बाद करंट एसेट में से इन्वेंट्री कम हो रहा था, उसे भी प्लस करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। अब हम नेट आंसर निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि यहाँ पर टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो टैक्स माइनस करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। 81,200 आ रहा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्लस में आंसर है। तो ये तो हो गया ए। इसके बाद हम करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए हमें नॉन करंट एसेट को देखना पड़ेगा। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जिसकी डिटेल नीचे दी गई है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो पहली चीज तो है लैंड। लैंड 40 से 60 हो गई, इसका मतलब 20,000 रुपये की लैंड परचेज की गई है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। बिल्डिंग 1 लाख से 1,10,000 मतलब 10,000 की बिल्डिंग और फर्दर परचेज की है, ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। और देखिए मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 2,14,000, क्लोजिंग 2,44,000, ये भी 30,000 से इंक्रीज हो रही है, ये भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तो केवल यही 3 चीजें हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है। तो पहला है लैंड परचेज की है, लैंड परचेज की है 20,000 रुपये की, ये आउटफ्लो है। इसके बाद बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है 10,000 की, ये भी हमारा आउटफ्लो है। इसके अलावा मशीनरी परचेज की है, मशीन परचेज की है 30,000 रुपये की, ये भी हमारा आउटफ्लो है। तो ये तीनों ही आउटफ्लो है और टोटल हमारा इसका आंसर आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का माइनस में 60,000, मतलब कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये देखिए बी हो गया। अब एक और रह गया है एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें
शेयर कैपिटल और बोरोइंग में होने वाले मूवमेंट को देखना है तो देखिए शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखिए आपको नीचे नोट टू अकाउंट दिया हुआ है इसका, जिसमें कि दो चीजें हैं, लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड और लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड का ओपनिंग बैलेंस नील है, क्लोजिंग बैलेंस 40,000 है। इसका मतलब 40,000 का करंट ईयर में अमन से लोन लिया गया है, तो ये हमारा फाइनेंसिंग इक्विटी का इनफ्लो है। और लोन फ्रॉम बैंक कम हो गया है, इसका मतलब इसका रीपेमेंट किया गया है 10,000 रुपये का, ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप देखिए जो डिविडेंड पे किया गया है शेयर्स पे, वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है। तो यही तीन चीजें हैं केवल, एक तो लोन टेकन फ्रॉम अमन लिमिटेड, जो 40,000 रुपये का लोन इंक्रीज हुआ है, ये हमारा इनफ्लो है। और एक जो बैंक लोन कम हो रहा है, वो बैंक लोन रीपेड है, 10,000 रुपये का लोन पे कर दिया गया है। और जो इंटरिम डिविडेंड पे किया गया है शेयर्स पे 52,000, ये भी आउटफ्लो है। तो यहां से हमारा नेट आंसर आ रहा है 22,000 रुपये माइनस में आ रहा है। इसका मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैश यूज हुआ है, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये हमारी तीनों एक्टिविटी हो गई। अब हमें नेट आंसर निकालना है कि नेट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। इसके लिए हमें इन तीनों एक्टिविटीज से जो कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है उसे जोड़ देना है। अगर कैश आया है तो प्लस और गया है तो माइनस। तो आप देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का इनफ्लो हुआ है 81,200 का, फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हुआ है 60,000 रुपये का, माइनस करेंगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आउटफ्लो हुआ है 22,000 का, तो वो माइनस होगा। और नेट हमारा आंसर आ रहा है 800 रुपये माइनस में आंसर आ रहा है। इसका मतलब नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हम अपने आंसर को क्वेश्चन से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस कैश का है 8,000 और क्लोजिंग है 7,200। तो यहाँ आप देख रहे हैं 8,000 से 7,200 हो गया। इसका मतलब 800 रुपये से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही हमारा आंसर कैश फ्लो स्टेटमेंट से आया है।